ओके, नेक्स्ट अपने एक्सपेरिमेंट देखते हैं, लास्ट, फिफ्थ एंड लास्ट। कहाँ में कर वृद्धि? दोआब में कर वृद्धि। कहाँ पे करेंगे कर वृद्धि? दोआब में। ठीक है, तो इसमें वर्ड आ रहा है दो आब। जैसे अपन हमेशा की तरफ देखते आए, ये क्या है, ये दो और आब, ये वर्ड ऐसे बना हुआ ना, दो आब, यूँ बना हुआ है। तो दो तो क्या होता है, ये दो दो ही होते हैं, 1 2 3, 1 2 3। और ये आब क्या होता है, जैसे मैं बताऊँ, जैसे अपन, जैसे मान लो आप यहाँ से जैसे बेंगलोर गए, तो पहले दिन जैसे गए, तो पहले दिन पापा ने पूछा कैसे हो, जाके बात पूछते, पापा ठीक हूँ। फिर दूसरे दिन बात हुई, कैसे बेटा, पापा ठीक हूँ लेकिन पूरा ठीक नहीं हूँ। फिर तीसरे दिन बात हुई, बेटा कैसा हो, पापा पूछो मत कैसा हो, खाना भी नहीं खाया, बस थोड़ी मैगी वैगी बनाई और बस काम चल रहा है उससे। तो ऐसा क्या हुआ? फिर जैसे अपन बोलते हैं ना कि पापा तो पानी सेट नहीं हुआ, बोलते हैं ना हवा पानी सेट नहीं हुआ, ये बोलते हैं कि भाई जयपुर में अपन आदि थे सर्दी गर्मी मानसून सब देखने के, और वहाँ तो सिर्फ चिपचिपी हवा और कुछ भी नहीं है कि नहीं है? तो वो बोला अपन ने हवा पानी सेट नहीं हुआ, अपन यही तो बोलते हैं हवा और पानी, ठीक है, ये बोलते हैं, ठीक है। और यही जैसे कोई जैसे इस्लामिक कल्चर या पर्शियन जानता है, तो वो क्या बोलेगा, वो बोलता है कि आबो हवा सेट नहीं हुई, है ना, आबो हवा सेट नहीं, तो आबो हवा तो हवा ही है, और पानी के लिए उसने क्या बोला, आबो हवा सेट नहीं हुई, आबो, ठीक है। तो अपन तो बोलते हैं हवा पानी सेट नहीं हुआ, और वो बोले कि आबो हवा सेट नहीं हुई। तो ये आबो बोलने में यूँ है कि आबो, बाद में लिखने में ऐसे आ रहा है, मैंने यूँ लिखा। हाँ, तो ये आबो क्या होता है, ये आबो का मतलब क्या है, पानी, आब मतलब पानी, ठीक है। तो ये दोआब है, मतलब दो पानियों के बीच की जगह है ये, और यही अगर 5 पानियों के बीच की जगह हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो पंजाब हो जाएगा, पंज। अब पंजाब क्या लिखते हैं, पंज प्लस आब, ये प्लस है ना, पंज जमा आब, ये बोलेंगे ना अपन पंज, तो पंज तो हो गया 5, है ना, वो 5 नदियों के बीच की जगह है। तो गिन लो, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, गिनो 5 नदियाँ, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। तो 5 नदियों के बीच की जगह होगी, तो पंजाब के लिए, पंजाब 5 नदियों का क्षेत्र ही है ना। अपन जो आज अपना पंजाब देखते हैं उसमें चिनाब नज़र नहीं आती है, लेकिन पाकिस्तान वाला पंजाब देखोगे उसमें चिनाब नज़र आती है, क्योंकि अभी अपने चिनाब गया हिमाचल प्रदेश से निकल गई, जम्मू कश्मीर में चली जाती है, लेकिन आज़ादी से पहले तो पूरा पंजाब ही था ऐसे। तो 5 पानियों के बीच की जगह वो पंजाब है, 2 पानियों के बीच की जगह दोआब है, खत्म। 2 पानियों के बीच की जगह 2 पानी। अब ये 2 पानी कौन से आएंगे, अब जहाँ ये दोआब की, इस दोआब की बात है ना, तो ये तो है अपने यमुना, और उसके ऊपर है गंगा, ठीक है, ये यमुना है और ये है गंगा, ठीक है, यूँ फ्लो है, इलाहाबाद में जाके मिलती है। तो ये था दोआब, 2 पानी के बीच की जगह, नाम चौरा, बराचल नाम चौरा, ठीक है, ये समझ गए। तो ये दोआब में कर वृद्धि, तो ये दोआब, ये फर्टाइल प्रदेश होता है। ये जैसे अब ये फर्टाइल प्रदेश क्यों होता है दोआब, मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे आपने सुना ही होगा नाम खादर और बांगर, सोयल्स, 2 खादर और बांगर, ठीक है। तो खादर तो क्या होता है, ये नवीन सॉइल होता है जो हर साल रिन्यू होता है किनारे पे, हर साल बाढ़ आई, पानी गया, सेट हो गया, आया। और बांगर जो होता है ये बूढ़ा होता है, ठीक है, ओल्ड सॉइल इज बांगर और न्यू सॉइल इज खादर। याद कैसे रहेगा, बै से तो बांगर और बै से बूढ़ा, खत्म हो गया। खादर बांगर में डिफरेंस आता है, तो सबसे पहले तो ये पूछते थे डिफरेंस, तो सबसे पहले तो डिफरेंस यही है, नवीन इज खादर और ओल्ड इज बांगर। खादर मिलता है अपने किनारों पे, ये सॉरी, खादर मिलता है अपने को किनारों पे, ये किनारों पे, क्योंकि भाई हर साल पानी ऊपर नीचे चढ़ता ही रहता है, थोड़ी सी बाढ़ है ऊपर। और बांगर अपने को क्या मिलता है, थोड़ा दूर मिलता है, क्योंकि वो बहुत ही विनाशकारी बाढ़ जब देता है वो पानी वहाँ तक पहुँचता है, ये ठीक है। तो ये जो दोआब प्रदेश है, खादर बांगर उपजाऊ क्षेत्र, आज भी जैसे अपन देखते हैं यूपी का, जैसे जो आप बेल्ट देखो जो ज़्यादा उपजाऊ है, पूरे यूपी के अंदर खेती नहीं होती है। जैसे आप खासतौर पर जो अपन ग्रीन रेवोल्यूशन देखते हैं ना, गेहूं और वीट और पैडी जो है ये ग्रीन रेवोल्यूशन की देन है, हरित क्रांति की। तो ये यूपी है, इधर देखो, ये यूपी का ये जो वाला बेल्ट है ना, जिसको अपन वेस्टर्न यूपी बोलते हैं, जिसको अपन मेरठ से जाना जाता है, जो मेरठ है कि नहीं है, ये दोआब प्रदेश है पूरा, इधर यमुना इधर गंगा। यूपी का मैप निकालो एक बार, साथ ही एटलस में निकाल लो, नहीं तो वैसे निकालो। तो इसका जो दोआब प्रदेश है ना, ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल है यूपी का,
और हरित क्रांति जब अपने हुई 60 के दशक में, तो इसी क्षेत्र में फोकस थी ज्योग्राफिकली। यूपी में निकालो गंगा यमुना, है ना, सार्थक एटलस लेके आया करो, उसमें बिल्कुल क्लियर कट बना रखा है सब कुछ। ये यमुना, ये गंगा, और बीच के जो सारे जिले आ रहे हैं ये सब दोआब हैं। अब इसमें ऑक्सफोर्ड में आपको जिले नहीं पढ़ने में आएंगे, ऊपर से पढ़ो सुरेंद्र, सहारनपुर से, धीरे धीरे पढ़ो आप। लोकेट ये जो जिले बोलते जा रहे हैं आप एक बार एटलस में लोकेट कर, सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, मेरठ, कानपुर का एक आता है देहात आता है, कानपुर शहर, अब देख लो ये सारे जिले सब इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में। अभी ऊपर अपन ने बदायूं पढ़ा था, बदायूं पढ़ा था ना, तो आया ना ऊपर ऊपर बदायूं, ये कड़ा, तो अलाउद्दीन खिलजी बनने से पहले यहीं का पहले गवर्नर था कड़ा, बदायूं कड़ा इलाहाबाद में है, कड़ा इलाहाबाद है, ये बदायूं है इधर। अब्दुल कादिर बदायूं पढ़ा है आपने, बदायूं है ना, अब्दुल कादिर बदायूं नहीं आएगा आगे ऑथर, वो यहीं का था। ये स्टेटमेंट बदायूं का ये कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के ऊपर सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिली। भाई किसने कहा मोहम्मद बिन तुगलक के लिए? ये इस बदायूं ने नहीं बोला है। सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान, अभी पढ़ेंगे अपन आगे आएगा। बदायूं, तो बदायूं क्षेत्र देख लो ना आप, तो ये बदायूं से ही था ये, तो इसलिए बदायूं है। अलीगढ़ आया क्या? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920, सर सैयद अहमद खां, ये अलीगढ़ के यहीं से। एटा अलाउद्दीन खिलजी ऊपर, और फिर नीचे आप जैसे देख रहे हो एक आ रहा है ना अपने फिरोजाबाद आ रहा है, तो फिरोज तुगलक बसाएगा शहर, वो फिरोजाबाद है। आज कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है फिरोजाबाद। कानपुर लेदर इंडस्ट्री के लिए फेमस है। इलाहाबाद संगम है ही, प्रयागराज। तो बहुत सारे सेगमेंट इंपॉर्टेंट है बहुत। चलो आ जाओ, इधर आओ, नोट्स में आ जाओ। दोआब में कर वृद्धि, तो दोआब समझ गए पहले कहाँ था, ये जानो इनको। दोआब में कर वृद्धि की योजना सुल्तान, देखो इधर सुरेंद्र, सुल्तान ने अपने, है ना, ये आने को अपने कर दो, अपने शासन के अंतिम दिनों में क्रियान्वित किया था। अपने शासन के अंतिम दिनों में ये जो कराची अभियान लिखा हुआ है ना, उसमें 1337 लिख लो। कराची अभियान जो अपन अभी पढ़ा ना जस्ट ऊपर, उसमें 1337 है, 1337 कराची। अब अपने अंतिम दिनों में, तो पहले मुझे बताओ मोहम्मद बिन तुगलक का काल कितना है, साल कितने, पहले तो मुझे बताओ साल कितने होंगे। 25 साल है करीबन। 1325 से 25 जोड़े तो मोहम्मद बिन तुगलक ड्यूरेशन लिख लो। उस दिन मैंने बताया था कि भाई उसने तो किया 5, इसने किया 50, 1325 से 51, ठीक है। तो भाई अंतिम दिनों में थोड़ा आपको पता होना चाहिए ना। अब कितने के लगभग ये हुआ है, तो ये 1345 के लगभग ये प्रयोग हुआ है। ऐसे आते हैं अपन अंतिम दिनों के पास में लगभग, समझ गए चीज़ को। तो अब देख लो सारी चीज़ें, वो अपने आप उसका ड्यूरेशन निकल के आया, दिमाग पे जोर पड़ा। ऐसे बिड़ते ही 2 साल में सबसे पहले क्या कर दिया, देवगिरी 1327, फिर बिड़ते ही हो गया अपने सांकेतिक मुद्रा, फट, ज़्यादा समय दिया ही नहीं 1330, फिर 1333 में अगला, और ये 1337 में अपन ये पढ़ लेते हैं अगला, ठीक है। कराची 1337 और ये हो गया 1345। मतलब वो ऑलमोस्ट वो 1330 के लगभग है, 1330-32 कंटिन्यू के अंदर है। भाई सेना को अपन पैसे दे ही चुके थे, है ना, वो कुव्वत थी खुरासान चले कोई अभियान करें, खुरासान तो जा नहीं सके, और पैसे दे दिए सेना को, तो अब इनसे कहाँ काम लें, चलो तो कराची ले चलते हैं, उधर नहीं तो चला इधर ही से। तो ऑलमोस्ट कंटिन्यूटी में वो ये भी जबरदस्ती किया गया था एडवांस पेमेंट के लिए, ठीक है। ये उपजाऊ अंतिम दिनों में क्रियान्वित किया गया। फिर आगे देखो, संभवतः दोआब में लगान वृद्धि को इस कारण लागू किया गया था क्योंकि वह सल्तनत का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र था। भाई दोआब में कर वृद्धि कर दी थी उसने, तो दोआब समझ गए। और कर वृद्धि क्या, पहले वहाँ से अपन वसूलते थे 33%, अब वसूल रहे वहाँ से 50%। तो सुल्तान ने देखा था कि उपजाऊ क्षेत्र है, खादर बांगर आज भी देखो उपजाऊ है। ग्रीन रिवोल्यूशन मैंने इसीलिए बताया आपको कि ये इसी क्षेत्र में क्यों जाओ, क्योंकि उपजाऊ क्षेत्र है।
तो सुल्तान ने देखा कि यार 33 रुपये दे रहे हैं तो 50 रुपये भी दे देंगे, क्या दिक्कत है, उपजाऊ उगा लेंगे और बढ़ जाएंगे। बिल्कुल सही थी आपकी गणित, लेकिन जिस साल चालू किया आपने ये, उसी साल वहाँ अकाल पड़ेगा। अकाल पड़ेगा तो फिर वो कहाँ से दे देंगे, तो वो किस्मत ने साथ नहीं दिया। किसको पता था कि तरमाचरी मट जाएगा, किसको पता था कि वहाँ बर्फीला तूफान आ जाएगा, किसको पता था कि जागू करती अकाल पड़ जाएगा। ठीक है, तो दोआब में अब था क्या इसके अंदर, पहले तो देखो उपजाऊ लागू क्यों गया ये सारा। अब अगला माइक्रो क्या है, 50% अकाल प्लेग। दोआब, ये माइक्रो पे ध्यान रखो सारा। दोआब में करवृद्धि करके उपज का 50% लगान के रूप में तय किया गया, किंतु दुर्भाग्य से जिस वर्ष वृद्धि हुई उसी वर्ष अकाल पड़ गया। और फिर जब प्लेग हुई, वो सॉरी निधन वगैरह हुए ज़्यादा, तो वो क्या होगी, कौन सी महामारी फैल गई, प्लेग की फैल गई। मतलब देखो, प्लेग जैसे यूँ कहते हैं कि चूहों से फैलता है, ऐसा कुछ नहीं है। प्लेग फैलता है दूषितपन, पॉल्यूशन से, है ना। दूषित मतलब वाटर जैसे कंटेमिनेट हो जाता है तो उससे। तो क्या होता है, अब जैसे मान लो जैसे अकाल पड़ा, लोग वाग मरे, तो उस समय क्या हुआ, कोई भाई आपने अभी की तरह था नहीं कि यहाँ पे विधिवत तरीके से जलाना करना है, तो जैसे कुछ को गाड़ दिया, कुछ को वैसे डाल दिया, कुछ वैसे भी तरह मर गए जैसे ऐसे। तो कहीं भी महामारी जैसे आती है, तो महामारी के बाद कोई भी जैसे ऐसे प्राकृतिक आपदा आती है, तो सबसे ज़्यादा खतरा होता है 2-3 दिन बाद किसका फैलने का, प्लेग। अब जैसे अपन वायनाड में इस समय जैसे देख रहे हैं, तो लोग भाग दब गए नीचे, तो दबने के बाद फिर जैसे बॉडी डिकम्पोज होना चालू होती है, फिर वो वाटर पॉल्यूटेड और सारा फिर वो पानी के साथ बह बह के नीचे आता है सारा। तो ये डर होता है 2-3 दिन बाद। हाँ, वो कुछ जैसे आया ना, जैसे इसमें वायनाड का जो सबसे बड़ा जैसे कारण बता रहे थे, वहाँ पे जैसे जो एक तो ये फ्रेजाइल इकोनॉमी, फ्रेजाइल मतलब जैसे आपने टूरिज्म बढ़ा दिया, माइनिंग बढ़ा दी, उस टोपोग्राफी पे ध्यान दिया ही नहीं, बिल्कुल पहाड़ी क्षेत्र है वो। मतलब कितना पहाड़ी क्षेत्र में, आपको थोड़ा सा अंदाजा ही लगा देता हूँ, जैसे तो आपको खुद ही अंदाजा लग जाएगा। जैसे ये इधर ये केरल है अपने, ये इधर तमिलनाडु है। तमिलनाडु का जो हाईएस्ट पीक है, या साउथ इंडिया का हाईएस्ट पीक है दादा बेटा, वो यहाँ स्थित है दादा बेटा। ये अपने ऊटी ऊटक मंडलम जैसे जो देखते हैं, ये बिल्कुल यहाँ कोयम्बटूर, नीलगिरी, जो आपने डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु का नीलगिरी, बिल्कुल इसके 35 किलोमीटर का डिस्टेंस है नीलगिरी और वायनाड के अंदर। बस नीलगिरी के ईस्टर्न साइड पे ये नीलगिरी ऊटी है और वेस्टर्न साइड पे वायनाड। देखो एक बार आप केरला का मैप निकालो, उसमें देखो वायनाड केरला में कहाँ, ऊपर की तरफ। सार्थक एटलस में देखोगे और अच्छा दिखेगा, नहीं तो एक बार उसमें देखो, यहाँ देखो वायनाड, ये बिल्कुल केरला के ऊपर ही है, नॉर्दर्न तमिलनाडु से सटता हुआ है बिल्कुल। हाँ, नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट है, नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट है ये, और वहीं पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ अपने, और नीलगिरी की पहाड़ियों में ही ऊटी। तमिलनाडु में देखो, हाँ ऊटी का पूरा नाम है उदगमंडलम, नीलगिरी जिला है, और ये नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, यहीं पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट मिलते हैं। मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, वो कर्नाटका में है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, लेकिन जंक्शन है ये कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु का यहाँ पे। मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व लिखा हुआ होगा ना नीलगिरी की पहाड़ियों में। बांदीपुर नेशनल पार्क, हाँ वो तो कर्नाटका में पड़ गया, लेकिन बिल्कुल यहाँ बॉर्डर पे ही है। ये तीनों देखो, ये तीनों स्टेट्स का बॉर्डर मिलता है। ये इधर ये कर्नाटका है, ये यहाँ पे है बांदीपुर, कर्नाटका का सबसे घना वन क्षेत्र जो ये बांदीपुर है। वायनाड के पास में देखो आपको साइलेंट वैली दिखे, देखो शांत वैली हो, शांत घाटी, ये वायनाड की पर्वत श्रेणी में, वायनाड और पल्लक्कड़ के बीच में शांत घाटी दिख रही होगी ना। और जैसे पर्वत के रूप में अपन देखें तो नीलगिरी है ना, नीलगिरी के नीचे है अपने मुद्दुमलाई, फिर इलायची की पहाड़ियाँ कार्डमम, और नीचे सबसे नीचे अगस्त्यमलाई। और ये टाइगर रिजर्व दिखेंगे, बांदीपुर है, अपने मुद्दुमलाई नेशनल पार्क है, मुद्दुमलाई दिख रहा होगा ना। आप उसमें देखो अपने प्राकृतिक वाले के अंदर हो, ये सार्थक एटलस निकालो, उसमें केरल निकालो, केरल में सब लिखा हुआ है। सार्थक इसमें केरल निकालोगे ना तो साइड में से लाइन बनी हुई है क्यों ऐसे, उसमें लिखा हुआ है सबसे नीचे अगस्त्यमलाई, देन कार्डमम हिल्स, देन अपने अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, फिर उसके ऊपर है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ये क्वेश्चन आता है, उत्तर से दक्षिण के क्रम में जचाओ इन पहाड़ियों को। कैसे केरला निकालो सार्थक एटलस में, है ना, चारों बिल्कुल।
है ना। तो ऐसे ये थोड़ा सा अपन वो डिटेल हो गया, लेकिन यहाँ प्लेग का आपको पता लगा। तो अब देखो वायनाड कहाँ, आप देख लो उधर तो ऊटी है, इधर वायनाड है। तो मतलब ये सबसे ऊंचा क्षेत्र है ये, जहाँ मतलब लैंडस्लाइड की पूरी गुंजाइश है। और वहाँ आप इतने अनदेखा करोगे उस चीज़ को, तो यही होएगा ऐसा। ओके, आगे आ जाओ। कहाँ तक आ गए अपन? दोआब में कर वृद्धि, ठीक। फिर आगे आओ 50%। तो देखो दोआब में कितना कर दिया था कर बढ़ा के, कितना कर दिया कर बढ़ा के, पहले कितना था 33%। फिर नेक्स्ट पढ़ो, ये लाइन है ना आपके नोट्स में नहीं है शायद, ये स्वर्गद्वारी है ना। इसको देखो क्या है ये, अकाल से दिल्ली में इतने लोगों की मौत हो गई थी भाई। दिल्ली देख लो, दिल्ली भाई, दिल्ली और मेरठ कोई ज़्यादा दूर थोड़ी है, यमुना ही तो बीच में है। तो सब लोग प्रभावित थे, इतनी मौत हो गई कि वातावरण दूषित हो गया। दूषित इन द सेंस कि पॉल्यूशन भी हो गया और थोड़ी अराजकता भी फैल गई। सुल्तान दिल्ली छोड़कर 100 मील दूर गंगा के किनारे स्वर्गद्वारी, किस स्थान पर चला गया? स्वर्गद्वारी। स्वर्गद्वारी नामक इस शिविर में चला गया और 2.5 वर्षों तक वहीं बैठा रहा। वहाँ से लौटने के बाद उसने दोआब में कृषि के विस्तार तथा सुधार के लिए एक योजना आरंभ करी। दीवान अमीर को ही डिपार्टमेंट बनाएगा अलग से। ऐसे तो जैसे नरेंद्र मोदी को टेंशन हुई तो आपने प्रधानमंत्री चले गए कन्याकुमारी, नहीं कन्याकुमारी विवेकानंद रॉक के ऊपर मेडिटेशन करने 10 दिन। ऐसे तो ये भाई डर लगा ना, एक के बाद यार सब कुछ फेल हुआ जा रहा है। सेना, पहले तो सेना मर गई कराची में, अब आम लोग मर गए, तो शायद अपना भी नंबर आ जाए। अब भीड़ बांग्लादेश, आज देख लो आज के समय ऐसा होता है, भीड़ बांग्लादेश, शेख हसीना भाग के, तो उस समय देख लो क्या होगा, डर तो था ही। ऐसे तो दूषित से मतलब है हर तरह से दूषित। तो स्वर्गद्वारी, स्वर्ण नगरी नहीं है ये क्या है? स्वर्गद्वारी, ठीक है। तो स्वर्गद्वारी नामक क्षेत्र पे चला गया। तो ये एक बार लाइन आप नोट्स में ऐड कर लेना ये वाली, ठीक है। फिर अब जैसे अपन ने देखा कि भाई अब डैमेज कंट्रोल कुछ तो करें, आया 2.5 साल बाद आँख खुली, चलो यार जनता को संभालना है, तुम मेरे मैं तेरा, तो जनता तो है ही ना, चलो आओ। अब देखो अमीर कोई संहिता, कुएं और तकावी ऋण एडवांस लोन देगा। जाओ इस संकटपन स्थिति में सुल्तान ने कृषकों को सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र में कौन सा विभाग? कृषि विभाग, इंपॉर्टेंट करो इसको, कृषि विभाग, जिसका नाम क्या था? दीवान अमीर कोई, दीवान अमीर कोई की स्थापना करी, है ना। ये पूछते हैं ये दीवान अमीर कोई की स्थापना किसने करी? दीवान अमीर कोई नामक विभाग की स्थापना किसने करी? मोहम्मद बिन। अरे किससे संबंधित था? कृषि विभाग, है ना। कृषि विभाग दीवान अमीर की स्थापना की। अकाल राहत संहिता, फेमाइन कोड बना, कि फेमाइन कोड में क्या होता है कि अगर किस किस को क्या करना है, सरकार की तरफ से क्या काम होंगे, लोगों को क्या करना है, ये अकाल संहिता। सिंचाई के लिए सैकड़ों कुएं, सैकड़ों का मतलब होता कई सौ, जैसे अपन बोलते इकाई, ढाई, सैकड़ा, कई सौ, हजार नहीं होता। तथा अकालग्रस्त कृषकों को अग्रिम कृषि ऋण दिए गए, अग्रिम एडवांस लोन दिए गए। उनको क्या बोलते हैं अपन? तकावी। तकिया नहीं है ये, क्या है? तकावी, एडवांस लोन। क्वेश्चन आता है तकावी क्या है? एडवांस लोन, समझ गए। तो ये था दीवान अमीर कोई, ठीक है। अपन ने जैसे कुछ विभाग पढ़ लिए हैं अभी तक यहाँ पर, जैसे अपन देखें दीवान ए अर्ज, ये क्या था? सैन्य विभाग था। पढ़ा अपन ने सैन्य, लिख लो उनको एक जगह अब यहाँ। सैन्य जो कि किसने बनाया था? बलबन ने। सेना में अर्जी देनी है अपन को बल से। ये ऐसे बार बार लिखोगे करोगे तभी याद होंगे ये, नहीं तो कोई याद तरीका नहीं इनका याद होने का। जो जो विभाग अपन ने अभी यहाँ तक पढ़ लिए, दीवान अर्ज बलबन, अर्जी देनी है सेना में बल से, रिजेक्ट नहीं होनी चाहिए। दूसरा अपन देखते हैं दीवान ए मुस्त खराज, जो कि क्या था? लैंड रेवेन्यू वाला, LR, और जो कि बनाया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। मुस्कराज था ना, अपन ने उसके भू राजस्व व्यवस्था पढ़ी थी, तो भू राजस्व व्यवस्था में आया था दीवान मुस्तखराज। तीसरा अपन अभी ये वाला देख लो, दीवान ए अमीर को ही, ये क्या था? आपने AR एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, और बनाया किसने? MBT ने। 3 तो यहाँ अपने बनी गए। दीवाने, पहला कौन सा निर्मला? दीवाने अर्ज, जो कि कौन सा विभाग है? कौन सा निर्मला? सैन्य, और बनाया किसने? बलबन ने। दूसरा है दीवाने मुस्तखराज, जो कि कौन सा विभाग था निर्मला? दीवाने मुस्तखराज भूराज, LR मतलब लैंड रेवेन्यू, और बनाया किसने? ALD और अलाउद्दीन खिलजी। तीसरा दीवाने अमीर कोई, जो कि
कृषि सुधार, एग्रीकल्चर रिफॉर्म डिपार्टमेंट, कृषि विभाग बोलो, बनाया किसने? मोहम्मद अली। समझ गए? ऐसे था ये अपना लास्ट वाला जो है। तो ये था आपने दोआब में कर वृद्धि, दोआब में कर वृद्धि, दोआब समझ गए, कर वृद्धि समझ गए। पहले 33% था उसको 50 कर दिया, पहले 1/3 था उसको 1/2 कर दिया, ठीक है, दोआब में हुआ। लेकिन जिस वर्ष लागू किया फेल क्यों हुआ कि जिस वर्ष लागू किया उस वर्ष वहाँ क्या पड़ गया? अकाल पड़ गया, और अकाल के बाद प्लेग पड़ गया। तो फिर शासक निकल के कहाँ चला गया? 2.5 साल तक स्वर्गद्वारी नामक जगह चला गया। फिर वहाँ से जब आया तो उसने कृषि सुधार पे, कृषि विस्तार और कृषि सुधार पे काम किया। तो कृषि सुधार में सबसे पहले तो उसने क्या किया कि अलग विभाग बनाया, दीवान अमीर कोई, कुएं खुदवाए, तकावी ऋण दिए, ऐसे अकाल राज से फेमेन कोड बना। 4 चीज़ें दीवान अमीर, डिपार्टमेंट दीवान अमीर कोई, कोड फेमेन कोड, कुएं और लास्ट तकावीर। तो ये 4 चीज़ें उसने क्या करी, उसके ऊपर ये जो माइक्रो के रूप में आप जैसे देख रहे हो, तो 4 चीज़ें उसने फेमेन रिलीफ के अंदर ये करी। डिपार्टमेंट आया, कोड आया, वेल्स आए और एडवांस लोन्स आए, तकावीर, DCW है। डी से तो क्या है गगन? डी से क्या है? डिपार्टमेंट दीवान अमीर कोई। सी से क्या है? कोड फेमेन कोड, अकाल सही था। W से वेल्स, और L से क्या है अपने? L से क्या है? लोन्स दिए गए, एडवांस लोन, तकावी लोन्स, DCW। समझ गए? ये था। और फिर डिपार्टमेंट से अपन ने दीवाने अर्ज देखा, दीवाने मुस्करात देखा, दीवाने अमीर कोई देखा। अब मुझे बताओ, ये तो अपन ने चारों चीज़ें देखी ना, ये इसमें कहीं भी नहर वर्ड लिखा हुआ है क्या कि उसने नहरें खुदवाई या नहरें का एक्सटेंशन किया? नहीं है मोहम्मद अली। तो नहर सबसे पहले चालू किसने करी थी? नहर का मैंने बताया था पानी, गाय पानी पिएगी, तो नहर कौन था? नहर बनवाई किसने सबसे पहले? गयासुद्दीन तुगलक। और सबसे ज़्यादा बनवाएगा नहर इसके बाद जो शासक आएगा फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का कोई संबंध नहीं नहरों से। अब आप ज़बरदस्ती जोड़ दोगे, नहरों का निर्माण किया गया, वो लिख के भी तुमने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली। सी से कोड, फेमेन कोड, यह ना अकाल सही था, फेमेन कोड, कोड COD, अकाल सही था। लॉर्ड मेयो देखेंगे अपन, मॉडर्न इंडिया में बनाएंगे। गयासुद्दीन तुगलक नहर ऐसे ही था। तो है ना, इनका रिवीजन करो, निर्मला ना, रिवीजन में टाइम दो ज़्यादा समय। अभी क्या है, जैसे कोचिंग में आगे पीछे क्लासेस, तो उससे सारा गड़बड़ हो रहा है मामला। खुद के लिए समय निकालो, ठीक है ना। अब वैसे अपन इसी कोई चीज़ को लिखाई करें तो ये करीबन 2.5-3 घंटे की क्लास बन जाए, या तो वो ज़्यादा लिखाने में समय इसलिए लगता है। अपन तो जितना भी करें, ठीक है, लिखा लिखा है सब है, एक्स्ट्रा जो चीज़ें मिल रही हैं उनको अपन नोट किए जा रहे हैं, उनको ध्यान रखो। जो एक्स्ट्रा जो भी अपन चल रहे हैं ना, वो उसको स्किप नहीं करना है कहीं भी। फिर आपको खुद ही याद आएगा, सर ने बताया था, फिर ऐसे ऐसे वो क्या था, खुद खोलोगे, मिस हो गया, ठीक है। तो ये था अपने लास्ट, इसका 5वां क्या एक्सपेरिमेंट। आपने देखो क्या पढ़ा था, दे, फिर ख, क्लू जो पढ़ा था, फिर इसके एक्सपेरिमेंट्स का, और लास्ट में कितना 10। तो देखो अपन ने देवगिरी देख लिया, राजधानी परिवर्तन सबसे बढ़ते ही 25वें शासक में 27 में आ गया। कैसे अपन ने देख लिया खुरासान 27 के 10 साल बाद, ऑलमोस्ट 37 के अंदर। फिर ये अपन ने देख लिया कराचिल, मतलब 38, 39, 40 के लगभग। दोआब में करवदी सबसे लास्ट है, जो कि मतलब कब है अपने, मतलब नहीं, दोआब में करवदी सबसे लास्ट है, तो करीबन 1945-48 के बीच में। और सांकेतिक मुद्रा उस जस्ट देवगिरी फेल हुआ उसके 2 साल के भीतर ही, 1327 के अंदर। तो देख लो अपने आप डेट से याद हुई कि नहीं हुई। तो एक वैज्ञानिक तरीके से सोचोगे करोगे ना, तब वो चीज़ याद हुई, और ऐसे में जल्दबाजी में अपन करेंगे तो याद नहीं, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे एक बार इसका रिवीजन कर लो, एक बार इसकी रेटिंग लगा लो, दोआब में कर वृद्धि। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे ये मोहम्मद बिन तुगलक के जो विद्रोह हैं, छोटे मोटी जो चीज़ें इनसे संबंधित हैं। आगे बार रेटिंग लगा लो इसकी, दोआब में कर वृद्धि।